नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश के समय भू राजस्व व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो उसमें ब्रिटिश का जो मेन उद्देश्य था, यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजों का, यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। लेकिन समय के अनुसार उन्होंने क्या किया, भारत की कई प्रेसिडेंसी पर अपना अधिकार करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक एक करके उस पर अपना प्रशासनिक अधिकार बनाना शुरू किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, भूमि से संबंधित 3 पद्धतियां बनाई थी। वो आप अभी देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था। यानी हम कह सकते हैं 3 तरीके के इन्होंने क्या किया था, भू राजस्व के क्षेत्र में कर लगाए थे या लगान लगाई थी, या किसानों की भूमि पर उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए या उनसे लगाए हुए उपजों को लेने के लिए इस तरीके से बनाए गए जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी, उसे हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत शुरू से ही एक आत्मनिर्भर देश रहा है, कृषि प्रधान रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो शुरू से ही भारत में कृषि की प्राथमिकता दी गई, और आज भी अगर बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक हिस्सा कृषि प्रधान देश है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमारे पास बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था कि अगर भारत में हम बात करें तो प्लासी के युद्ध 1757 से कहीं ना कहीं शुरुआत ब्रिटिश करता है, और उसी के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने प्रशासनिक अधिकार के क्षेत्र को बढ़ावा देता है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है स्थायी बंदोबस्त, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, उससे संबंधित क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक और पॉइंट देख लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास आया है जो टॉपिक है, तो भू राजस्व क्या होता है। तो भू राजस्व को अगर हम समझें तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं भूमि के द्वारा जो हमें लगान मिलती है या हमें कर मिलता है या टैक्स मिलता है या धन जो मिलता है, उसे हम भू राजस्व कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या, स्थायी बंदोबस्त में अगर हम बात करें तो इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस या कॉर्नवालिस द्वारा मुख्य रूप से लागू किया गया था। इसके साथ में और लोगों के नाम दिए हुए हैं। बात करें तो हम राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा पॉल जेम्स ग्रांट ने लागू किया था। अब जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है तो वहां पे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही समय देता है, इसलिए आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को ज्यादा प्राथमिकता दें। साथ में अगर हम बात करें तो इन तीनों ने मिलकर इस पद्धति को लागू किया था, बनाया था, रूपरेखा तैयार करी थी। लेकिन जिस गवर्नर जनरल ने लागू किया उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया था, तो हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर मूल रूप से, तो इसकी भूमिका तो तैयार की गई थी 1789 में की गई थी, और उसके रूप देने वाले थे जॉन शोर ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। और लागू करने के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहाँ पे ऑप्शन बदलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मई 1793 से इसे लागू किया गया था, और उसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर शुरुआती दौर पर लागू किया गया था। फिर इसके बाद जैसे जैसे इनका विस्तार बढ़ता रहा वैसे वैसे ये क्या है, आपका स्थायी बंदोबस्त भी बढ़ता रहा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, स्थायी बंदोबस्त को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी पेपर में क्या होता है, मान लीजिए स्थायी बंदोबस्त ना देकर कोई और नाम दे दिया जाता है, तो वहां पे भी आपको आंसर यही रखना है। इसको हम बात करें तो इसे जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी या इस्तेमारी आदि नामों से जाना जाता है। तो पेपर में दोस्तों देखिए यहाँ पे अक्सर देखते हैं हम, कहीं कहीं स्थायी बंदोबस्त ना देके वहां पे दे देता है इस्तेमारी बंदोबस्त, या फिर आपसे क्वेश्चन दे देता है वहां पे जमींदारी बंदोबस्त। तो ये दोनों या इन नामों से अगर क्वेश्चन देता है तो आपको केवल आंसर क्या लगाना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लगाना होगा। इसलिए मैंने ये सारे नाम मेंशन कर दिए हैं कि कभी कभी क्या होता है पेपर में स्थायी बंदोबस्त ना देके मालगुजारी या फिर आपका इस्तेमारी शब्द का भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये शुरुआती दौर पे कहाँ पे लगाया गया था, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्लासी के युद्ध में सबसे पहला अगर अधिकार किया था अंग्रेजों ने, तो वो आपका बंगाली क्षेत्रों पर प्रेसिडेंसी पर अधिकार किया था। तो इन्होंने वहां पे ज्यादा अपनी पकड़ बना ली थी, तो वहां से इन्होंने इन चीजों को शुरुआत करी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, तथा बाद में उत्तर प्रदेश, बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में भी इसे लागू किया गया था। जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 19% था। यानी इसमें क्या होता था, ये लोग जितना भूमि होती थी किसानों के पास, उसके 19% भूभाग पे ये अपना अधिकार करते थे। अब इसमें क्या था, ये पद्धति में कार्य ऐसा होता था कि जो भी जमींदार होते थे उनको ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, वसूली का काम देती थी। और उसके बाद वसूली करने के बाद वो क्या करते थे, ब्रिटिश कंपनी को पहुंचाने का कार्य उनका होता था, उसमें हिस्सा था। मान लीजिए अगर हम बात करें तो जो हिस्सा का वसूलीदारी होती थी उसमें सरकार का जो हिस्सा होता था 10/11, और जो जमींदार वसूलते थे वो 1/11 वसूलते थे। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते थे जमींदार, तो इनका क्या होता था, जमींदारी खत्म कर दी जाती थी और उन पर और भी जमींदारी खत्म करने के साथ साथ उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे क्या था, जमींदारी का रोल ज्यादा था, यानी जो जमींदार होते थे वही क्या करते थे, वसूली का कार्य करते थे। इसीलिए एक अन्य नाम इसका दिया गया था जिसे जमींदारी प्रथा, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या था कि एक कानून बाद में पारित हुआ था जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से, जैसे जमींदार जो भी होते थे उनका एक समय निश्चित किया जाता था कि इस तारीख को सूर्यास्त से पहले तक अगर आप इसको जमा कर देते हैं तो आपकी जमींदारी बनी रहेगी, और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी ब्रिटिश के द्वारा। तो इसका एक आगे कंपनी की आय की कमी सूर्यास्त कानून, जिसके तहत निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भूकर जमा करना अनिवार्य था, अन्यथा जमींदारों की जागीर जब्त कर ली जाती थी। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे जिनको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो आती है हमारी, स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया। रूपरेखा की बात करें 1789 में बनाई गई, लेकिन लागू कब किया गया, तो आपका हो जाएगा 1793। कहां पर लागू किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में। बाद में फिर अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आपका था, बनारस खंड था तथा उत्तरी कर्नाटक तक ये फैला। इनके अन्य नामों की बात करें तो इसे जमींदारी या जागीरदारी या मालगुजारी या इस्तेमारी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो इसमें परसेंटेज कितना होता था, भूमि का 19% ब्रिटिश के अधिकार में होता था। ये किसे दिया गया था, तो ये जमींदारों को ही दिया गया था। यहाँ पे लिखा है जमींदारों की अगर ये ऐसा नहीं करते थे तो ये क्या करते थे, इनकी भूमि को जब्त कर लेते थे। और इसके बाद जिसमें सरकार का कितना भाग होता था, 10/11 भाग इनका होता था, और ये 1/11 भाग ये अपने पास रखते थे। यानी पूर्णतया हम कह सकते हैं तो ये प्रकार का जो वसूली थी वो किसको दी गई थी, जमींदारों को दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सूर्यास्त कानून किस बंदोबस्त के लिए गठित किया गया था या बनाया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे स्थायी बंदोबस्त के लिए। आइए अब देखते हैं इसी से आगे बढ़कर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई, ये क्या है। हम बात करें दोस्तों तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो तथा रीड की संतुतियों के आधार पर लागू की गई। तो देखिए यहाँ नाम याद रखना आपको, स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस है, और यहाँ पे बात करें रैयतवाड़ी में तो आपके हो जाएंगे थॉमस मुनरो और दूसरे हो जाएंगे रीड। इससे पूर्व 1792 में 1792 में और 1808 में प्रायोगिक रूप से यह प्रणाली लागू की गई थी। तो देखिए आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको ना ध्यान देके मुख्य पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करता है तो केवल एक डेट आपसे पूछी जाती है 1793, और यहाँ पे पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब से लागू की गई, तो 1820 से। बाकी भूमिका जो है वो बहुत पहले से बना रखा था, जैसे जैसे ब्रिटिश का अधिकार होता था उसको प्रायोगिक रूप से क्या करते थे, उसको अप्लाई कर देते थे, यानी उस क्षेत्र में उसको लगा देते थे। अगर वो सफल हो गए, विरोध नहीं किया गया, तो उसकी वसूली करना शुरू कर देते थे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, प्रमुख किसान विद्रोह मैंने अपलोड किया था, वहां पे जो किसानों का विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था।
उसका रीजन होता था ये अपने अनुसार किसानों पर प्रतिबंध लगाते थे कि नील की खेती करिए, या जिनसे उनको ज्यादा इनकम होती थी वे सारी चीजों को किसानों को मजबूर करते थे लगाने के लिए, जिसके वजह से क्या था, किसानों का समय समय पर विद्रोह भी होता रहा, जिसमें हमने किसानों विद्रोह पर चर्चा कर चुका हूँ। अब दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये मद्रास, असम, बंबई के किसानों से सीधे लगान लिया जाता था। अभी देखिए यहाँ पे क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जमींदारों के द्वारा वसूलवाते थे ये, जबकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसानों से सीधे लेते थे। यानी इन्होंने क्या किया था, किसानों पर अधिकार करना शुरू कर दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी सीधे किसानों से 51% राजस्व प्राप्त करती थी। इसमें कृषकों को ही भूस्वामी माना गया। शर्तें ये थी, भू राजस्व चुकता करते रहें, तो वास्तव में किसान बटाईदार मात्र थे। अब समझिएगा, एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं। पहली बात, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी किस पे थी, टोटल किसानों पे लगाया गया डायरेक्ट कर था। अभी यहाँ पे क्या था, जमींदारों के द्वारा था, जमींदारों का भी हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या किया, रैयतवाड़ी में इन्होंने सीधे किसानों पर लगान थोपना शुरू कर दिया था। यानी उनसे डायरेक्ट कर लेते थे, चाहे वो अकाल पड़ जाए, चाहे कृषि हो चाहे ना हो। जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, लगान जो मूवी बनी थी वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड थी, उसी से रिलेटेड थी। तो अगर ये ऐसा नहीं कर पाते थे, उनकी भूमि को क्या करते थे, जब्त कर लेते थे, या फिर उनके भूमि पर कुछ ना कुछ किसी को और दिला देते थे, इस तरीके का दबाव बनाते थे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह थी, जब किसानों के बारे में हम बात करते थे तो किसान जब डायरेक्ट टैक्स देता था तो किसान का जो भू स्वामित्व होता था वो यही होता था। जबकि यहाँ पे क्या होता था, जमींदारों की प्रथा में अगर वो नहीं दे पाता था टैक्स या नहीं लगान दे पाता था, तो जमींदार उसकी भूमि को कब्जा कर लेते थे, जब्त कर लेते थे, उसका एक प्रकार से कह सकते हैं उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता था। लेकिन रैयतवाड़ी में ये सुविधा थी, इसमें किसान खुद ही अपना भूस्वामी बना होता था। लेकिन कंडीशन ये होती थी कि वो एक प्रकार से बटाईदार, मतलब जितने परसेंटेज पे जो चीज ब्रिटिश कहता था, यानी ब्रिटिश कंपनियां कहती थी, उतने पे ही उसे कार्य करना पड़ता था और उतनी खेती उगानी पड़ती थी। जैसे मैंने चर्चा किया था, नील की खेती, तिनकठिया खेती, इस तरीके की सारी चीजें थी। आइए, तो यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव उम्मीद करता हूं मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरी जो व्यवस्था इन्होंने बनाई थी, महालवारी व्यवस्था। सर्वप्रथम 1819 में हार्ट मैकेंजी, याद रखिएगा इनका नाम, हार्ट मैकेंजी ने महालवारी पद्धति का प्रस्ताव रखा। परंतु 1822 में गंगा के दोआब क्षेत्र, आप सभी को पता है नदियों के ऐसे क्षेत्र जहां काफी उपजाऊ होते हैं, जहां पे क्या है उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है, कृषि ज्यादा होती है या फसलें ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों को दोआब बोलते हैं। और अगर दोआब के क्षेत्रों में बात करें तो गंगा की प्राथमिकता हर बार दी जाती है। पश्चिमोत्तर प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। एक प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों तो महालवारी मतलब गांव। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने मेन प्रेसिडेंटियों पर अधिकार किया, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एरिया पे किया। अभी इन्होंने महालवारी व्यवस्था में क्या, एक प्रकार से गांव तक इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि थी। भूमि बेची या गिरवी रखी जाने वाली वस्तु बन गई थी। यानी पूर्णतया इनको क्या था कि टैक्स लेना ही लेना है। उसके संबंध में ये क्या करते थे, भूमि को बेचना, जब्त करना या गिरवी रखना, इस तरीके की सारी पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी थी। इसमें मालगुजारी का बंदोबस्त गांव के आधार पर वहां के मुखिया के साथ किया जाता था। देखिए अब यहाँ पे ये बात आ गई ना, गांव के मुखिया को सर्वा किसको बना दिया गया था, मुखिया को। यानी गांव के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि मालगुजारी वो वसूलेगा और जितना कहा जाएगा उसके द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, मुखिया गांव के सभी लोगों से वसूल कर मालगुजारी सरकार को देने की जिम्मेदारी लेता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ आपने देखा जमींदारों की बात थी, यहाँ पे किसकी थी, डायरेक्ट किसानों की बात थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, मुखिया के बारे में कर दिया। यानी गांव गांव स्तर पर भी इन्होंने क्या किया,
टैक्स लेना शुरू कर दिया, लगान लेना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तीनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आया होगा कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, और इसके बाद आपने देखा महालवारी बंदोबस्त क्या है या व्यवस्था क्या है। अब थोड़ा सा दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मिला के बात करें तो हर स्तर पर किसानों के द्वारा, किसानों पर लगाए गए या किसानों के द्वारा लिया गया कर एक प्रकार का ब्रिटिश कंपनी अपना धन पर्याप्त लूटना चाहती थी या बढ़ावा देना चाहती थी। इस चीज के तरीके से बनाई गई जितने भी ये पॉलिसी थी, एक प्रकार से हम बात करें तो भारत के कृषकों के लिए एक बहुत ही दयनीय अवस्था, यानी हम कह सकते हैं भारत के किसानों के लिए या भारत के लिए सब टोटल जितनी इनकी पॉलिसी थी या जितनी इनकी नीतियां थी, ये सभी क्या थी, नकारात्मक थी। यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला जुला के किसी तरीके से किसानों का लाभ नहीं किया इन्होंने किसी भी व्यवस्था में। अब अगर दोस्तों बात करें तो ब्रिटिश के पूर्व भारत की स्थिति की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश था और आत्मनिर्भर भी था। आप सभी को पता है कि शुरुआती दौर पर अगर ब्रिटिश आए हमारे पास या यूरोपियन आए तो वो मसालों के व्यापार से आकर्षित होके आए, भारत का सामान यहाँ से वहां तक जाता था, कृषि प्रधान देश था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने पूरी पॉलिसीज ही बदल दी। इन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश को बढ़ाना शुरू किया। ब्रिटिश ने क्या किया, भारत में आके उपनिवेश को बढ़ावा दिया। उपनिवेश बाद में उन्होंने चरण बांट दिए। पहले चरण में जो हम बात करें तो 1757 से लेकर 1830 तक बात करें तो 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर 1813 तक की अगर हम बात करते हैं तो 1813 अधिनियम एक्ट तक के, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था और धन लूट का काल कहा जाता है। उसका रीजन था जब ब्रिटिश यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था प्रणाली लगाई और यहाँ की वस्तुओं के बेचने के बजाय इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया और अपनी कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू किया और यहाँ के वस्तुओं को ले जाना शुरू किया। तो इस तरीके से एक प्रकार से अगर हम कहें तो ओवरऑल मिला जुला के प्रथम चरण में ब्रिटिश ने क्या किया, भारत में टोटली धन की उगाही करी। क्योंकि भारत शुरू से आप सभी को पता है कि अगर धन के बारे में बात करें तो बहुत सारा पैसा भारत रहा, चिड़ियों के देश के, सोने की चिड़ियों के देश के नाम से भी जाना जाता था। तो ब्रिटिश ने प्रथम चरण में जब देखा कि इस तरीके की हम पॉलिसी बनाते हैं तो किसी भी तरीके से क्या धन की हमें प्राप्ति होगी। अब ये चीज जब द्वितीय चरण में थोड़ा सा पता चला तो इन्होंने क्या किया, द्वितीय चरण में पद्धति बदली। द्वितीय चरण में अगर हम बात करें 1813 से 1858 तक का, तो आप सभी को पता है कि 1858 के पहले हम बात करें तो 1857 का हम बात करें तो मेरठ संग्राम के बारे में या फिर हम स्वतंत्रता संग्राम जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। उसके बाद क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का अधिकार पूरी तरीके हो जाता है 1858 में, यानी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश टोटल अपने अधिकार में ले लेती है क्योंकि महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी जाती है। अब ऐसे में क्या करता है ब्रिटिश, पूरी तरीके औद्योगिक पूंजीवाद बढ़ा देता है, यानी व्यापार को क्या कर देता है, बढ़ावा देता है। भारत में पूर्णतया व्यापार को मुक्त कर देता है कि जो भी देश चाहते हैं भारत से व्यापार कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने चाय के बारे में सुना होगा और भी चीनी के बारे में सुना होगा। और इस तरीके से बहुत सारी चीजों पे ये क्या करता है, मुक्त व्यापार कर देता है। यानी जिससे भारत की इनकम ज्यादा होती है उस चीजों पे क्या है, टैक्सेस कम कर देता है। तो इससे भारत का क्या होता है, धीरे धीरे धन की समाप्ति होना शुरू हो जाती है या फिर यहाँ की कंपनियां बंद होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ देख रहे हैं औद्योगिक पूंजीवाद, यानी अब ये क्या कर रहा है, अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। अब वो सारी वस्तुएं जो इसने इंग्लैंड में डेवलप करी या अपने वहां डेवलप करी थी, वो सारी वस्तुओं को भारत में लाके बेचना शुरू कर देता है। यानी अब तक क्या कर रहा था, भारत से ले रहा था, लेकिन दूसरे चरण में पूरी तरीके चेंज कर देता है, यानी वहां के प्रोडक्ट लाके बेचना शुरू करता है। और जब वस्तु यहाँ पे बेचना शुरू करता है तो यहाँ से जो धन मिलता है वो सारा उठा के क्या करता है, अपने ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरी तरीके भारत में जितने दिन ब्रिटिश रहा है केवल उसने भारत की धन उगाई और उसको केवल नुकसान पहुंचाने का ही कार्य किया। तीसरे चरण में क्या करता है, अब जब आपने देखा कि 1857 में इसने देखा कि छोटे छोटे विद्रोह होना शुरू हो गए, क्रांतिकारी हमारे आंदोलन करना शुरू कर दिए, इन आंदोलनों को देखते हुए ब्रिटिश ने अपने तीसरे चरण में पॉलिसी बदल दी। तीसरे चरण की हम बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक इसने क्या किया, पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। यानी इसने क्या किया, बैंकों की स्थापना करवाना शुरू किया, रेलवे व्यवस्था कराना शुरू किया, बागान लगाना शुरू किया। यानी इस तरीके से जगह जगह पे
चाय की खेती को बढ़ावा देना और बहुत सारी चीजें इस तरीके से इन्होंने जो भी यहाँ पे देखा कि चाय ज्यादा हो सकती है या जो जो उत्पादकता भारत में अच्छी है उन सब चीजों को निवेश करवाना शुरू किया कि यहाँ लोगों को लगे कि हमारे लिए ब्रिटिश क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है। तो यानी उसमें भी इसका स्वार्थ था कि जिस तरीके से इसने डेवलप किया उसमें लोगों के निवेश कराए पैसे और कुछ वापस किए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के टॉपिक में जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप सभी ने देखे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।